हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। डिप्लोमेसी थियरी एंड प्रैक्टिस पेपर 8 के लिए हम आज पढ़ेंगे राजनयिक सिद्धांतों का विकास। राजनयिक जो सिद्धांत हैं वो प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, और बल्कि प्राचीन काल से भी पूर्व अगर हम कहें कि प्रागैतिहासिक काल से भी अगर राजनयिक संबंध चले आ रहे हैं तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि राजनय उतना ही प्राचीन माना जाता है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास। क्योंकि जब जंगली जाति के लोग युद्ध करते समय युद्ध के बाद में अपने मृतकों और घायलों को एकत्रित करते थे और एकत्रित करने के लिए अपने प्रतिनिधि को भेजकर दूसरे पक्ष से वार्ता करते थे, तभी राजनयिक कर्म का राजनय का प्रारंभ हुआ माना जा सकता है। और इस समय जो प्रतिनिधि भेजा जाता था उसको अभय प्रदान करके राजनयिक उन्मुक्तियों के साथ में भेजा जाता था कि जो राजनयिक आया है या जो प्रतिनिधि बन के आया है उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो इसलिए राजनयिक जो कर्म है या जो राजनय है, डिप्लोमेसी है, वो बहुत ही प्राचीन मानी जाती है। और राजनयिक सिद्धांतों का विकास भी धीरे धीरे इसी तरह से हुआ है। राजनयिक सिद्धांतों के विकास के युग में हर युग के साथ में इसमें सिद्धांतों में परिवर्तन आता रहा है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राचीन काल में कहाँ पर सभ्यताओं का विकास हुआ और उनमें राजनयिक का किस तरह से विकास हुआ। तो यूनान, भारत, रोम और इटालियन, विशेष रूप से फ्रांसीसी इत्यादि जो ये विशेष प्राचीन सभ्यताएं हैं, इसमें राजनयिक कर्म का बहुत विकास हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राचीन भारत में राजनय का विकास किस तरह से हुआ। भारत में शुरू से ही राज्य जो भारतीय उपमहाद्वीप था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ रहा और अनेक प्रकार के शासक यहाँ पर राज्य करते रहे। और इन छोटे छोटे विभिन्न राज्यों में आपस में राजनय की दृष्टि से काफ़ी विकास हुआ, क्योंकि ये छोटे छोटे राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के एक दूसरे के साथ में संबंध रखने के लिए इनको राजनय की आवश्यकता पड़ती है, राजनय नीति की आवश्यकता पड़ती है और राजनयिकों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ में शांति से रहना, व्यापार करना, सम्मेलन करना, सूचना लाने और ले जाने वाले आदि कार्य करना और अर्थात राजदूतों का कार्य करना, ये सब जो है उस समय बहुत विशेष रूप से पाया जाता था। साम, दाम, दंड, भेद, इस तरह की नीति, 4 सिद्धांतों की नीति का पालन भी प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। तो हम विशेष रूप से हम देखेंगे, इनको काल में विभक्त करके हम देखेंगे कि किस तरह से राजनय का विकास भारत में हुआ है। सर्वप्रथम हम लेंगे मनुस्मृति। मानव धर्म पर लिखी हुई जो सबसे पहली भारतीय पुस्तक है वो है मनुस्मृति। ये बहुत प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है, प्राचीनतम कृति मानी जाती है और इसमें राजदूतों और उसके कार्यों का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। इसका मतलब ये है कि उस समय के राज्यों में राजदूत बहुत ही विकसित होकर कार्य करते थे। अपने देश के लिए राजदूतों की नियुक्ति की जाती थी जो अपने देश के हितों की वृद्धि के लिए या अपने राज्य या अपने क्षेत्र के हितों की वृद्धि के लिए दूसरे राज्यों में जाकर हित संवर्धन का कार्य करते थे। और इसके लिए मनु ने नियमों को भी बतलाया कि किस तरह से पड़ोसी देशों के साथ में एक देश को राजनीतिक संबंधों को बनाए रखना चाहिए और इसके लिए उसको किस प्रकार राजदूतों की नियुक्ति करनी चाहिए, राजदूतों के गुण क्या होने चाहिए। उसने बताया कि राजा को केवल एक ऐसे व्यक्ति को ही राजदूत नियुक्त करना चाहिए जो सभी विषयों का ज्ञाता हो, जो दूसरों के
मुख पर आए हुए भावों को अच्छी तरह से पढ़ ले और जो सत्यवादी हो, गुणी हो और उच्च वंश का हो। मनु उस व्यक्ति के लिए राजदूत की नियुक्ति करने पर बल देता है जो शास्त्रों का विद्वान हो, अच्छे व्यक्तित्व वाला हो और किसी भी प्रकार से दुर्गुणों से मुक्त हो, जैसे धूम्रपान करना या मद्यपान करना, ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और साथ ही जो चतुर भी हो और श्रेष्ठ कुल का हो। जैसा कि मनु ने अपनी मनुस्मृति में लिखा भी है कि राजा को राजदूत नियुक्त कर देना चाहिए, सेना को सेनापति पर आश्रित रहना चाहिए, प्रजा पर नियंत्रण सेना पर निर्भर करता है, राज्य की सरकार राजा पर, शांति और युद्ध राजदूत पर निर्भर करते हैं। मनु का ये मत है कि एक योग्य और चतुर राजदूत मित्र राज्यों में मतभेद उत्पन्न करके अपने लिए, अपने स्वयं के राज्य के लिए अच्छी स्थिति पैदा कर सकता है। शत्रु राज्यों के बीच में मित्रता स्थापित अगर वो कर देता है तो वो बहुत ही अच्छा राजदूत हो सकता है। मनु राजा को युद्ध के प्रयोग का परामर्श देता है, युद्ध की अनिवार्यता को मानता है और विजय की सुनिश्चितता की स्थिति में एक अंतिम शस्त्र के रूप में राजा को वो कहता है कि अंतिम शस्त्र है वो राजनय या राजनयिक का माना जाता है। इसलिए एक योग्य राजनयिक की नियुक्ति राजा को करनी चाहिए। और चूंकि युद्ध का परिणाम अनिश्चित होता है, इसलिए मनु राजा को परामर्श देता है कि उसे मित्र, शत्रु अथवा तटस्थ राज्य को कभी भी अपने से अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहिए। राज्य की रक्षा और शत्रु का विनाश जो है वो राज्य का प्रमुख कर्तव्य होता है। शत्रु से युद्ध करना राजा का धर्म या राजा का कर्तव्य है और शत्रु के सर्वनाश के लिए राजा को बगुले की भांति व्यवहार करने का वो परामर्श देता है। इसके अतिरिक्त वो राजा को शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक होने की गुण उसमें राजा में होना चाहिए, ऐसा मनु मानता है। मनु ने राज्यों की विदेश नीति के बारे में भी विस्तार से वर्णन किया है और उसने 6 गुण मंत्र दिए हैं, जिसमें वो कहता है कि राजा को जो दूसरे राज्यों के साथ में संबंध रखते समय कई प्रकार के यंत्र और मंत्र का सहारा लेना चाहिए और इसमें प्रमुख है संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेदी भाव और संश्रय। ये जो मैंने 6 नाम लिए हैं, ये सभी वे परिस्थितियां हैं और उस समय जब शत्रु राज्य के साथ में युद्ध कर रहे हो या युद्ध की स्थिति हो तो राजा को इन सभी 6 गुणों में से किसी न किसी गुण का सहारा लेकर अपने राज्य की भलाई को देखते हुए कार्य करना चाहिए। इसे उसने 6 गुण मंत्र का नाम दिया है, जिसमें संधि करना, विग्रह यानी युद्ध करना, यान यानी किसी ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना, आक्रमण के लिए तैयार रहना, आसन का मतलब है किसी स्थिति में अपने आप को बना लेना ताकि अवसर आने पर वो उस किसी अन्य स्थिति में प्रवेश कर सके। द्वेदी भाव का मतलब है 2 भावों वाली नीति को अपनाना। कई बार इसको कहा जाता है कि अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर देना और अपनी सेना को युद्ध के समय तैयार रखना। संश्रय गुणों का मतलब है कि एक राजा को विपरीत परिस्थितियों में दूसरे राजा का आश्रय ले लेना चाहिए। अगर वो कमज़ोर है तो उसको आश्रय ले लेना चाहिए। तो इस तरह से जो 6 गुण मंत्र है, उन 6 गुण मंत्रों को राजा के लिए आवश्यक माना है। और मनु ने दूत के भी 3 प्रमुख कार्य माने हैं: राजा के साथ में युद्ध अथवा शांति की घोषणा करना, संधियां करना और विदेशों में रहकर कार्य करना। राजदूत को अपने गुप्तचरों के माध्यम से अपना ज्ञानवर्धन करना चाहिए और विरोधी पक्ष के जो लोभी व्यक्ति हैं उनको ढूंढ लेना चाहिए। अधिकारी जो भ्रष्ट हो उनको ढूंढकर और उनको अपने पक्ष में कर किसी भी प्रकार से उनको प्रलोभन देकर अपने पक्ष में, अपने राज्य के पक्ष में करके उस विरोधी पक्ष को हराने का प्रयास करना चाहिए और ये प्रयास दूतों के माध्यम से
होना चाहिए। इसलिए मनु परामर्श देता है कि एक दूत को प्रलोभन और भेंट देकर, गिफ्ट देकर भी सूचना प्राप्त का प्रयास दूत को करना चाहिए। इस तरह से प्राचीन काल में गुप्तचर और गुप्तचरी का विरोध न करके इस कला को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। याज्ञवल्क्य के समय भी राजदूतों का कार्य बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति में राज्य और प्रजा की रक्षा राजा का प्रमुख कर्तव्य माना गया है और इसीलिए ये माना गया है कि युद्ध करना राजा का धर्म होता है। राजा को परामर्श दिया गया है कि यदि राजा पर राज्य को जीत लेता है, यानी किसी दूसरे देश को जीत लेता है, तो उसको उस देश के आचार विचार की ही तरह व्यवहार करना चाहिए। उस देश में जैसा आचार विचार होता है वैसा ही उस राज्य को व्यवहार करना चाहिए। और अपनी सीमा से लगा हुआ राज्य शत्रु होता है और उससे दूर का राज्य मित्र होता है और उससे बहुत दूर हो तो वो राज्य उदासीन मानना चाहिए। यानी उसका कहना था कि आपकी सीमा से लगा हुआ राज्य हमेशा आपके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार रखेगा, क्योंकि उसकी सीमा आपसे मिल रही है और इसलिए वो कभी भी आपके साथ में धोखा कर सकता है। ऐसे पड़ोसी को कभी भी अपना मित्र नहीं मानना चाहिए। उस मित्र के पड़ोस में, अपने पड़ोसी राज्य के पड़ोस में जो राज्य है वो आपका मित्र अवश्य हो सकता है, क्योंकि उसकी सीमाएं आपसे नहीं मिलती है। और जो बहुत दूर राज्य स्थित है वो उदासीन हो सकता है, क्योंकि बहुत दूर स्थित होने के कारण आपके जो लाभ हैं उससे उसको कोई सरोकार नहीं रहता। इसलिए ऐसे राज्य को उसने उदासीन राज्य की संज्ञा दी है। और याज्ञवल्क्य नीति में यह भी कहा गया है कि राजा को इस स्थिति को ध्यान में रखकर ही अपनी नीति अपनानी चाहिए और उसे 4 गुणों से 4 साधनों का उपयोग करके अपने राज्य का हितवर्धन करना चाहिए दूसरे राष्ट्रों के साथ संपर्क करते समय। और ये 4 नीति के 4 उपाय हैं: साम, दान, भेद और दंड। इनका उपयोग करके अपनी लक्ष्य सिद्धि करनी चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति में राजा के गुण, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और देदीभाव बताए गए हैं, जो मैंने आपको अभी मनु स्मृति में भी इनकी चर्चा की थी। अर्थात राजा को आवश्यकता या परिस्थिति के अनुसार अपने पड़ोसी राज्यों के साथ में मित्रतापूर्ण, शत्रुतापूर्ण और आक्रमण, उपेक्षा, संरक्षण और या फिर फूट डालने का प्रयास करना चाहिए। और आवश्यकता अनुसार इन नीतियों का, इन षटगुण गुणों का प्रयोग राजा को करना चाहिए। प्राचीन काल में रामायण और महाभारत हमें काव्य के रूप में, महाकाव्य के रूप में पढ़ने को मिलते हैं। रामायण और महाकाव्य में भी दूतों का जगह जगह पर वर्णन किया गया है। विश्व साहित्य में रामायण और महाभारत उत्कृष्ट कृति के रूप में माना। रामायण और महाभारत दोनों में राजने की उपयोगिता और उन्मुक्तियों से संबंधित स्फुट छोटे छोटे उदाहरण मिलते हैं। और रामायण में अंगद ने नीति के अनुसार समझौते का रावण से पूर्ण प्रयास किया था राम के दूत के रूप में। इसी तरह से रावण के द्वारा हनुमान के लंका दहन के कारण प्राण दंड के आदेश देने पर रावण के भाई विभीषण ने भी व्यवधान डालते हुए कहा था कि शास्त्र अनुसार दूत का वध नीति विरोधी है, इसलिए रावण को हनुमान का वध नहीं करना चाहिए या उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो उसने लंका दहन जैसा ही अपराध क्यों न किया हो। और विभीषण को अपने पक्ष में करना और रावण के दरबार की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना, ये भी एक तरह से एक कुशल राजनयिक का काम था। कुशल राजनयिक योग्यता का परिचय इस घटना से हमको मिलता है। इसी तरह से राम की सेना का भेद का पता लगाने के लिए रावण ने शुक राक्षस को भेजा और जब वो पकड़ा गया तो राम ने उसको छोड़ दिया, क्योंकि शुक ने कहा कि वो रावण का दूत है। तो राम ने कहा कि दूत को मारना हमारी सभ्यता नहीं है।
तो इस काल में दूत भेजने की प्रथा भी थी और दूतों का कार्य था, मुख्य कार्य जो था वो था संदेशों को लाना, ले जाना और जासूसी करना। इसी तरह से अयोध्या कांड में राजा दशरथ राम को परामर्श देते हैं कि राजा को दूतों के माध्यम से सत्य का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में साम, दान, भेद और दंड चारों उपायों का वर्णन किया है। अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे महाभारत काल में और इसके पश्चात मौर्य काल में किस प्रकार से राजनय को महत्वपूर्ण माना गया और राजनय का विकास हुआ।